KTV में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याण शर्मा। आज Please come up. Yushi, you can also join us. So basically, we got together here in association with IMA, which all of you know is the most important body of doctors. On the eve of our meeting with IMA, कार्डियोलॉजी में आप जानते हैं कि डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं और उसमें हम दवाइयों से इलाज करते हैं, इंटरवेंशन से इलाज करते हैं और सर्जरी से इलाज करते हैं। तो आज आईएमए से हम बात करने जा रहे हैं कि इसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई हार्ट की डिजीजेस को मैनेज करने में। और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह, वो प्रेसिडेंट है आईएमए के, एक्स पीजीआईट है, मेरे सीनियर रेजिडेंट थे जब मैं वहाँ पे रेजिडेंसी शुरू कर रहा था। मेरा बड़ा लंबा उनसे एसोसिएशन है। डॉक्टर हमारे विवेक जी है, ये सेक्रेटरी हैं आईएमए के, और हमारी टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जो हार्ट टीम जिसको हम कहते हैं पॉरस हॉस्पिटल में, उसमें डॉक्टर विनु कोल हैं हमारे, विनु जी यस सर जो हमारे चीफ कार्डियक सर्जन है और बड़े अकम्प्लिश्ड है, तो बड़ा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया है। अभी आपको मिलाएंगे हम डॉक्टर मेजर जनरल नवीन अग्रवाल से, वो थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ा रुके हैं, 1-2 मिनट में आते होंगे। इनको बड़ा एक्सपीरियंस है कॉर्नियल आर्टरी डिजीज का इलाज करने में, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में जिसके बारे में आज हम बात करेंगे उसमें, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में बात। ही इज हियर, आई थिंक डॉक्टर नवीन इज हियर। इनको कॉर्नियल आर्टरी डिजीज में, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट में काफी महारत हासिल है। और डॉक्टर अरविंद कोल है, एक्स पीजीआईट है, एमडी फ्रॉम पीजीआई, एक्सडीएम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, ट्राई सिटी में काफी देर से इनका नाम है और ये भी बड़े अच्छे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे हार्ट टीम में हम इंक्लूड करते हैं इन एडिशन टू कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट को। हम समझते हैं कि कार्डियक एनेस्थेटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट्स को मैनेज करने में। और हमारे साथ है डॉक्टर आकाशवीर, चीफ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है हमारे हॉस्पिटल में, और इनका बड़ा योगदान रहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जब हम करते हैं। उनके साथ एयोशी जी है, और मुझे भी काम करते हुए 30-35 साल हो गए इस फील्ड में, और इतने कमिटेड, पॉजिटिव और आई वुड से मेटिकुलस रेजिडेंट को मैंने कम ही देखा। एयोशी जी बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारी टीम के। तो इन सब का पर्पज आज ये है कि जो प्रोग्रेस हुई है कार्डियोलॉजी में, उसमें आप सबको मालूम है कि हम कॉर्नियल आर्टरी डिजीज की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं, जिसमें काफी प्रोग्रेस हुई है और कॉम्प्लेक्स कॉर्नियल आर्टरी डिजीज का आज का इलाज हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे हार्ट में जो वैल्व होते हैं वो कभी कभी डिजीज हो जाते हैं। 4 वैल्व होते हैं, 2 बाई तरफ पे, 2 दाई तरफ पे। जो बाई तरफ पे एक मेजर वैल्व है जिसको हम एओर्टिक वैल्व कहते हैं। जो बाई तरफ के जो पंप है, लेफ्ट वेंट्रिकल मेजर पंप है जो ब्लड को पंप करता है, और जो पंप करता है एओर्टा में, बड़ी आर्टरी होती है जो सारे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। इन दोनों के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वैल्व होता है उसको हम एओर्टिक वैल्व कहते हैं। और ये जो एओर्टिक वैल्व है ये नॉर्मली ये देखता है कि ब्लड एफर्टलेसली लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए, और जब कंट्रैक्टिलिटी खत्म हो जाए तो वो ब्लड वापस ना जाए। तो इसको हम कहते हैं कि जो फ्लो है वो एक तरफ हो और वापसी में भी ब्लड ना आ सके, और जब इसको हम कहते हैं कि नॉर्मली फंक्शनिंग एओर्टिक वैल्व। और ये एओर्टिक वैल्व बचपन से, पैदाइश से काम करता है और उसका काम हर बीट पे काम करता है। और ये देखा गया है कि ये जो एओर्टिक वैल्व है ये कई बार डिजीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और कई बार लीक करता है। जब ये सिकुड़ता है तो वो रुकावट पेश करता है पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट को, जिसके कारण हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, मोटा हो जाता है वो, उसके हाइपरट्रॉफी हो जाती है और रुकावट आना शुरू होती है। पेशेंट को सांस चढ़ना शुरू होता है, चलने से एंजाइना होता है, कभी कभी चलने से उनको प्री सिनकोपी होते हैं, चक्कर आता है, बेहोश हो जाते हैं। और अगर ये बीमारी ज्यादा सीवियर हो जाए तो हार्ट मसल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फेल करना शुरू कर जाता है, पंपिंग एक्शन कम होना शुरू होती है,
और पेशेंट को स्वेलिंग ऑफ द फीट या सांस चढ़ने की तकलीफ या सीधे लेटने में दिक्कत आती है, तो इन सभी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है हार्ट की, जिसको हम कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। तो एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसके 3 मोटे मोटे कारण। एक कारण है कि बचपन से ही ये वैल्व जो है उसमें बनावटी नुक्स है। नॉर्मली 3 पर्दे होते हैं इस वैल्व के, और 2 पर्दे होते हैं जिसको हम बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व कहते हैं। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डीजेनरेट करना शुरू करता है और उसमें रुकावट आना शुरू होती है। दूसरा कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज, कि किसी को बचपन में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई, जोड़ों में दिक्कत आई, उसके बाद वैल्व को भी इन्वॉल्वमेंट हो गई और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वैल्व में दिक्कत आना शुरू हो गई, जिसके कारण वैल्व, तो इसको हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, एओर्टिक वैल्व डिजीज। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव एओर्टिक वैल्व। कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इस वैल्व में डीजेनरेशन होना शुरू होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू होता है और उसमें रुकावट आना शुरू होती है। और ये देखा गया है कि ये बीमारी जो है एल्डरली पीपल में होती है और काफी कॉमन है। पहले हम इतना इसको डायग्नोज नहीं करते थे, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, इंडिया में भी एल्डरली लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो ये उस डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है। और ये देखा गया कि 80 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनमें 2% लोगों में ये बीमारी होती है। मैं थोड़ा रुकूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि 80 इयर्स के ऊपर जो लोग हैं उनमें 2% लोगों में ये बीमारी होती है, और जिन लोगों की उम्र 90 से ऊपर है उनमें 4% लोगों में ये वैल्व की सिकुड़ाहट आ जाती है। कंट्री में जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और उनमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव एओर्टिक वैल्व डिजीज। उसमें जो एओर्टिक वैल्व है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है वो उम्र के साथ सिकुड़ जाता है और उसके कारण हार्ट की फंक्शनिंग में असर होता है। तो अभी तक इन लोगों के लिए एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन थी जिसको हम सर्जिकल ऑप्शन कहते हैं, क्योंकि एल्डरली लोग हैं, 80 से उम्र ज़्यादा है या 90 से ज़्यादा उम्र है या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है, तो सर्जरी का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अभी ये जो ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट है जिसको टावी या टावर कहते हैं, वो एक ऑप्शन है ऐसे मरीजों में जिनमें सर्जरी का रिस्क ज़्यादा है या मॉडरेट रिस्क है और उनकी एज ज़्यादा है, और उनमें ये किया जा सकता है जो परक्यूटेनियस है, ग्राइन से किया जाता है, बाकी आर्टरी से भी कई बार करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ग्राइन की आर्टरी से करते हैं परक्यूटेनियसली, बिना सर्जिकल ओपनिंग से, या उसको क्लोजर भी जो है बिना सर्जरी से किया जा सकता है। पेशेंट अवेक रहता है, 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर है, और जो डीजेनरेटिव वैल्व है उसके अंदर एक नया वैल्व डाला जा सकता है, और इसके रिजल्ट जो हैं वो सर्जरी से कंपेरेबल है। तो इसके लिए क्योंकि सर्जरी का जो स्कार है या जो हम स्टेनोटॉमी करते हैं या वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, वो नहीं ज़रूरत होती, तो बिल्कुल परक्यूटेनियस तरीके से पेशेंट का इलाज हो जाता है, 2 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाता है और रिजल्ट्स बिल्कुल सर्जरी के कंपेरेबल ही है। तो उन मरीजों में जिनके सर्जरी का रिस्क ज़्यादा है या मॉडरेट है या जिनका पहले एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट हुआ है बायप्रोस्थेटिक वैल्व से और वो वैल्व दोबारा सिकुड़ गया है, ऐसे मरीजों में भी ये ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट किया जाता है। ओपन हार्ट कार्डियक सर्जरी की जरूरत नहीं है जिसमें पेशेंट 2 महीने के लिए काम नहीं कर सकता, ये 2-4 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सोसाइटी के लिए, दी ओल्ड पीपल कैन बी लुक्ड आफ्टर मच बेटर। तो इस एम से हम इनके साथ जुड़ के अपने डॉक्टर्स को भी समझा रहे हैं और जनरल पॉपुलेशन को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे सेंटर में ऑलरेडी ये महारत हासिल है और पिछले 2 सालों में हमें काफ़ी तजुर्बा इसका हो गया है। दिल्ली में जब मैं आरएनआर में था तो करीब 50 से 60 केस हमने वहाँ भी किए थे, तो कुल मिला के करीब टोटल मिला के 100 वाइल का तजुर्बा हमारे पास है और हमारे सेंटर के रिजल्ट्स बेहतरीन है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। टेक्नोलॉजी भी बहुत इवॉल्व हो गई है, कंपनीज ने बेहतर से बेहतर वैल्व बनाए हैं, इंडियन वैल्व भी एक बन चुका है जो लोकली अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। अब सिर्फ जो ज़रूरत है वो ये है कि पेशेंट्स को हमें आगाह करना है कि ऐसी चीज़, ऐसी थेरेपी उसके पास अवेलेबल है लोकली, उसको दिल्ली जाने की, बॉम्बे जाने की, चेन्नई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेम चीज़ सेम कॉस्ट में सेम एक्सपर्टीज़ के साथ
उसको एट हिज ओन डोर स्टेप यहाँ पर मिल सकती है। और पेशेंट की जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन की होती है। तो ये प्रोसीजर कितना कंज्यूम कर लेता है? ये प्रोसीजर करीब 1.5 घंटा लगता है। इसके अंदर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उसमें, बिकॉज उसको पहले एनेस्थेटिस्ट को हम हैंड ओवर करते हैं, बोन को प्रिपेयर करते हैं, फिर पेशेंट जब एनेस्थीसिया के अंदर चला जाता है उसके बाद से लेकर के करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। पेशेंट को रिकवर करने में कितना समय? हाँ, पेशेंट को हम जनरली 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आज प्रोसीजर हुआ है तो परसों वो घर जा सकता है, और घर जाने के बाद इमीडिएटली मतलब विदिन 24 आवर्स ही कैन रिज्यूम हिज नॉर्मल एक्टिविटीज। डॉक्टर साहब